आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी है राजेश की। राजेश एक 25 साल का नौजवान लड़का था जिसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके डीजल मैकेनिक का डिप्लोमा हासिल किया था। राजेश जब 15 साल का था तभी उसके पिता गुजर गए थे। पिता के मौत के बाद अब उसके परिवार में उसकी माँ, बड़ा भाई, बस यही तीनों थे। कहने के लिए शहर में उनके रिश्तेदार तो थे, लेकिन वो तो बस नाम के लिए ही बचे थे, जिनसे किसी भी मदद की उम्मीद नहीं थी। उसका बड़ा भाई एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। उनकी माली हालत कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, फिर भी उसके भाई ने उसे पढ़ाया। राजेश को भी अपने घर की हालत पता थी, इसलिए उसने भी बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए अपना डिप्लोमा हासिल किया और अब उसकी एक वर्कशॉप में नौकरी लग गई, जिससे उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। अब दोनों भाई मिलकर कमा रहे थे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपकी शांत पानी की तरह बहने वाली जिंदगी उथल पुथल होकर रह जाती है। राजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए, जिसकी चपेट में राजेश भी नहीं बच पाया और उसकी भी नौकरी चली गई। राजेश बेरोजगार हो गया। गनीमत थी कि उसके भाई की नौकरी अब तक सही सलामत थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। शाम का वक्त था। राजेश चाय की टपरी पर अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। राजेश कई महीनों से बेरोजगार बैठा था, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहीं काम दिलाने की रिक्वेस्ट की। यार रवि, कई महीनों से यूं ही खाली बैठा हूँ यार, अगर तेरी नज़र में कोई अच्छी सी जॉब हो तो प्लीज़ बताना भाई। उसके दोस्त ने कुछ सोचते हुए कहा, देख, मेरी पहचान में एक आदमी है जिसका ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग का बिजनेस है और उन्हें अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करता हूँ। राजेश के पास और कोई चारा नहीं बचा था। उसने सोचा कि कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिलने तक कुछ दिन ये ही काम कर लेता हूँ, इसलिए उसने हाँ कर दी। राजेश अब टैक्सी चलाकर परिवार में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे ही रहा था। उसके काम का कोई तय किया हुआ वक्त नहीं था। दिन हो या रात, ऑनलाइन बुकिंग आने पर उसे कभी भी तैयार रहना पड़ता। इसी के चलते कभी कभार उसे शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। कभी दिन जद्दोजहद करने में निकलता तो कभी रात काली हो जाती। ये नया काम उसके लिए बहुत ही असुविधाजनक साबित हो रहा था, जिसकी वजह से उसके खाने पीने और सोने पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन घर में पैसों की तंगी के चलते वो ये काम छोड़ भी नहीं सकता था। कोई दूसरा काम मिलने तक उसे यही काम करना जारी रखना पड़ा। एक्स्ट्रा पैसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के अलावा वो कभी कभार अपनी मर्जी की सवारी भी बिठा लेता। एक रात राजेश अपने किसी कस्टमर को उसके मंजिल तक छोड़कर वापस आ रहा था। तभी रास्ते के किनारे पर उसे कोई शख्स खड़ा हुआ दिखा। वो आदमी राजेश को हाथ दिखाकर टैक्सी रोकने की गुजारिश कर रहा था। राजेश ने उसके पास जाकर अपनी टैक्सी रोकी और उसे ध्यान से देखा। उस आदमी ने ओवरकोट और सिर पर काली हैट पहनी हुई थी, जिसे देखकर राजेश को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी गर्मी में इसने ओवरकोट क्यों पहन रखा है। उस आदमी ने पूछा, विक्रोली चलोगे? विक्रोली उस जगह से काफ़ी दूर था और दिन भर टैक्सी चलाने से राजेश काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए उसने मना कर दिया। वो आदमी ज़ोर देते हुए बोला, देखो,
अगर तुम मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 4 गुना ज़्यादा किराया दूंगा। ये सुनने के बाद राजेश उस आदमी को मना नहीं कर पाया। राजेश की आंखों में एक चमक आ गई और उसने उसे अपनी टैक्सी में बिठा लिया। करीब आधे पौने घंटे बाद राजेश ने उस आदमी को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। टैक्सी से उतरकर उस आदमी ने अपने वादे के मुताबिक राजेश को 4 गुना ज़्यादा पैसे दिए, जिसे पाकर राजेश बड़ा ही खुश था। राजेश वहाँ से निकलता कि तभी उसे फ़ोन की रिंग सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ा हुआ एक मोबाइल बज रहा था। राजेश ने उस फ़ोन को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे यार, लगता है वो आदमी अपना मोबाइल भूल गया, वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। ऐसा कहकर राजेश तुरंत टैक्सी से नीचे उतरा और बाहर आकर उस आदमी को ढूंढने लगा, पर अब उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजेश ने थोड़ा आगे जाकर भी देखा, लेकिन वो पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान था। राजेश हैरान होते हुए खुद से बोला, ये कैसे हो सकता है? उस आदमी को अभी यहाँ से गए 1 मिनट भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया? ये मोबाइल तो काफ़ी महंगा लगता है, कम से कम 50,000 का तो होगा ही। इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देता हूँ, फिर वो जाने और पुलिस। इतना बोलकर राजेश ने अपनी टैक्सी घुमाई और मोबाइल को जमा करने पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। राजेश टैक्सी चलाते हुए सोच रहा था, आज फिर से रात काली हो गई। अब पुलिस स्टेशन जाने में और इस मोबाइल को वहाँ जमा करने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, और फिर वहाँ से घर पहुँचने में 1 घंटा। क्या मुसीबत है यार, तंग आ चुका हूँ। काश जल्दी से कोई दूसरा काम मिल जाए। राजेश ये सब बोल ही रहा था कि तभी वो फ़ोन फिर से बज उठा। राजेश ने सोचा कि शायद उसी आदमी का कॉल हो सकता है। शायद उसे पता चल गया हो कि वो अपना मोबाइल उसकी टैक्सी में ही भूल गया, इसलिए किसी दूसरे नंबर से फ़ोन कर रहा होगा। ऐसा हुआ तो ठीक ही है, कम से कम वो पुलिस स्टेशन के माथापच्ची से तो बच जाएगा। ये सोचकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो राजेश, कैसे हो? सामने वाले के मुंह से अपना नाम सुनकर राजेश चौंक गया। उसने कसकर ब्रेक दबाते हुए टैक्सी रोकी और हैरान होते हुए पूछा, जी आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? सामने से आवाज़ आई, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस फ़ोन पर एक एड्रेस भेज रहा हूँ। अगर ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो फिर अभी का अभी मुझे यहाँ आकर मिलो। लेकिन आप हैं? राजेश आगे कुछ पूछता, इतनी देर में ही फ़ोन कट गया। राजेश को ये सब बस मजाक लग रहा था, लेकिन तभी उस मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। ये सब देखकर राजेश को हैरानी हो रहे थे और थोड़ा डर भी लग रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसके जहन में एक सवाल ये भी था कि क्यों ना एक बार जाकर ही देख लिया जाए। क्या पता, हो सकता है उसका ही कुछ फ़ायदा हो। जिसके बाद उसने अपनी गाड़ी उस एड्रेस की ओर घुमाई। करीबन आधे घंटे के बाद वो ठीक उस एड्रेस पर खड़ा था। वहाँ आसपास कहीं कुछ भी नहीं था, न कोई घर, न कोई कस्बा, ना ही कोई गाड़ी और ना ही कोई इंसान। बस एक खाली सी सुनसान सड़क, दोनों तरफ जंगल, और राजेश अपनी टैक्सी लिए वहीं पर खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद ये सब कोई मजाक है, मगर तभी उसकी नज़र
रास्ते के किनारे थोड़ा नीचे झाड़ियों की तरफ गई। उसने देखा कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है। उसने करीब जाकर देखा तो वो आदमी, उसके सिर पर गहरी चोट लगी हुई थी और वहां से खून भी बह रहा था। वो आदमी शायद खून बहने की वजह से बेहोश हो चुका था, मगर उसकी सांसें चल रही थी। राजेश को लगा कि शायद इसे चोट लगी होगी। वो उस आदमी के करीब गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, मगर वो आदमी बेहोशी से जाग ही नहीं रहा था। राजेश को लगा कि ऐसे उसे अस्पताल ले जाना सही नहीं होगा। उसने सोचा कि हो सकता है शायद कोई गाड़ी इसे टक्कर मार कर गई हो। क्यों ना पुलिस को फ़ोन किया जाए। राजेश ने तुरंत नंबर डायल किया और पुलिस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। पुलिस वालों ने उस आदमी को देखा और फिर राजेश की ओर देखा, जिसके बाद उन्हीं में से एक पुलिस अफसर राजेश के पास आया और बोला, मिस्टर राजेश राइट? आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। एहसान? नहीं, मैंने तो बस फ़ोन किया, उसे शायद चोट लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को फ़ोन कर देना चाहिए। नहीं सर, आपने एहसान ही किया है। आप नहीं जानते कि ये आदमी कौन है। ये एक हत्यारा है। इसने 2 लोगों का कत्ल किया और फिर फरार हो गया। पुलिस कब से इसकी तलाश में थी और आज आपने इसे हमारे हवाले कर दिया। बस आपको 5 मिनट के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी है, फिर उसके बाद इनाम का पैसा आपका और फिर आप अपने रास्ते और हम अपने काम पर। इनाम? मैं कुछ समझा नहीं। सर, आप नहीं जानते हैं, इस आदमी के ऊपर इनाम है पूरे 65,000 रुपये का। बस आप 5 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन चलिए, सारा काम निपट जाएगा। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। खैर, वो पुलिस वाले के साथ स्टेशन पहुंचा और वहां पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद पुलिस वाले ने उसे इनाम का पैसा दे दिया। राजेश वहां से निकलने ही वाला था कि तभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। उसने उस पुलिस वाले से पूछा, सर क्या आप बता सकते हैं कि इसने किन 2 लोगों का कत्ल किया था? पुलिस वाले ने राजेश को उन दोनों आदमियों की फ़ोटो दिखाई, जिनमें से एक वही ओवरकोट और हैट वाला आदमी था जो कुछ घंटे पहले ही राजेश की टैक्सी में बैठा था और अपना मोबाइल छोड़ दिया था। राजेश भागकर अपनी टैक्सी के पास गया। उसने पूरी टैक्सी छान मारी, मगर उसे वो मोबाइल कहीं नहीं मिला। राजेश के दिमाग में अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर उसे पैसे मिल चुके थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे, जिससे उसकी आर्थिक हालत अब काफ़ी सुधर सकते थे। राजेश वहाँ से खुशी खुशी अपने घर पहुँच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान एक नया मुल्क बन गया। हर जगह शांति का माहौल छा गया। पर देश बनते वक्त जो नरसंहार हुए उसकी बात कौन करेगा। ये नरसंहार हर जगह हुआ और ऐसा ही एक नरसंहार हुआ था हमारे गांव मंदिरापुर में। दिन के उजाले में कत्लेआम हो रहे थे। हमारे गांव में एक कपड़ों की बहुत बड़ी मिल थी, जहां कत्लेआम कुछ ऐसा हुआ कि हर रंग के कपड़े लाल दिखाई पड़ रहे थे। हमारे गांव का ही एक लड़का वहां चौकीदार था। उस बेचारे का तो सर धड़ से अलग कर दिया गया था। उसका धड़ गेट के दीवार से सट कर खड़ा था और उसके सर का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। बड़ा ही भयावह मंजर था वो। मील का तो बहुत बुरा हाल हुआ था। काम करने वाले लोगों का कटा हुआ शरीर
किसी की भी आंखों में एक दर्द सा काम कर रहा था, पर सबको सबसे ज्यादा दुख था चौकीदार की मौत का। ये कहकर दादाजी मौन हो गए। क्यों दादाजी, सबको सबसे ज्यादा दुख चौकीदार की मौत का ही क्यों हुआ? पायल ने पूछा। अपने बूढ़े माँ बाप का इकलौता सहारा था बेटा। उसके खबर मिलते ही उसका पिता तो सदमे से ही मर गया और उसकी बूढ़ी अम्मा ने रो रो कर अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी। फिर बूढ़ी अम्मा का क्या हुआ दादाजी? चंदन ने पूछा। बूढ़ी अम्मा को तो उनकी बहन अपने गांव लेकर चली गई। फिर उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। निर्मल ने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए पूछा। मील का क्या हुआ दादाजी? निर्मल के सिर पर हाथ फेरते हुए दादाजी ने कहा। मील के मालिक ने साफ सफाई करके मील फिर से चालू करवाई। मील में फिर से काम चालू हुआ, पर काम करने वालों लोगों ने कई बार पहले मील में जो लोग काम करते थे उन लोगों की आत्मा देखी। कई सारे काम करता तो मील में ही बेहोश पा गए और एक कामकर्ता ने तो पानी की टंकी में खून देखा। वो सदमे में आकर बेहोश हो गया, जिससे गिरकर उसकी कमर की हड्डी ही टूट गई। इतने हादसों के बाद तो पक्का मील बंद हो गई होगी, चंदन ने कहा। नहीं, इतने हादसे शायद इस मील को बंद करने के लिए काफ़ी नहीं थे, दादाजी बोले। तो क्या वजह थी दादाजी? पायल ने पूछा। मील का मालिक बड़ा बेरहम और ढीठ किस्म का था। उसके लिए मील में काम कर रहे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह थे। उसने मील में काम चालू रखवाया। उन हादसों के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति वहां काम नहीं करना चाहता था। फिर भी मील मालिक राजी नहीं हुआ। उसने दूसरे गांव के लोगों को मील में काम करने के बुलाया और वो लोग आकर काम करने लगे। मील कैसे बंद हुई दादाजी? निर्मल ने पूछा। दादाजी मुस्कुराए और बोले। वो चौकीदार, वही बना उस मील को बंद करवाने की वजह। चंदन, पायल और निर्मल एक साथ आश्चर्य से पूछे। वो कैसे दादाजी? दादाजी ने उनकी ओर सिर उठाकर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने बताना शुरू किया। मील के अंदर जो हादसे हो रहे थे वो होते रहे। कितने ही डर कर काम छोड़कर चले गए, पर अगले ही दिन नए लोग भी आ जाते हैं। उन्हें सतर्क कर दिया जाता। जो कुछ भी मील के अंदर होता था। वक्त बीतता गया। 1 साल यही सिलसिला चलता रहा। कोई काम छोड़कर जाता तो कोई नया काम करने को आ जाता। मील में हो रहे हादसे दिन ब दिन कम होने लगे और कुछ महीनों में तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। अब हमारे गांव के युवा भी रोजगार के लिए मील में काम करने लगे। सब कुछ मानो वैसा ही हो गया जैसे देश विभाजन से पहले था। मील से आती मशीनों की आवाज़, वही चहल पहल। अब जब मील पूरी तरह से चल पड़ा तो मील के मालिक ने मील की सुरक्षा के लिए 4 चौकीदार रख दिए हैं। 2 दिन में सुरक्षा करते हैं, 2 रात में। फिर एक सुबह रात में पहरा देने वाले दोनों चौकीदार गेट के पास बेहोश मिले। सुबह काम करने वाले कामकर्ताओं ने उन दोनों को उठाया। उन्हें होश आया तो फिर वो चिल्लाने लगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बचाओ हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया। कामकर्ता समझ नहीं पा रहे थे कि उन दोनों को हुआ क्या है। क्या हुआ था दादाजी उन दोनों को? मिंकू ने पूछा। अरे मिंकू बेटा, तुम कब आए? दादाजी ने पूछा। मैं देखने आया, भैया दीदी कहाँ चले गए। ढूंढते ढूंढते यहाँ आया तो आप कहानी सुना रहे थे तो मैं भी सुनने लगा। दादाजी आप आगे बोलिए ना,
फिर क्या हुआ? निर्मल ने टोकते हुए कहा, जिसके बाद दादाजी ने फिर से बताना जारी रखा। काम करता समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों को हुआ क्या। तभी मिल का मैनेजर ये देख कि कोई काम नहीं कर रहा, सब झुंड बनाकर खड़े हैं, तो वो चिल्लाया, क्या हो रहा है वहाँ पर? क्यों झुंड बनाए खड़े हो? चलो अपने अपने काम पर लगो। मैनेजर की आवाज़ सुन कुछ काम करता अपने अपने कामों में लग गए। मैनेजर उस जगह पर आया जहाँ वो दोनों चौकीदार सदमे से बैठे हुए थे। मैनेजर ने एक काम करता से पूछा, क्या हुआ इन दोनों को? तो वो बोला, वही तो नहीं बता रहे मैनेजर साहब, बस चिल्लाए जा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो, बस ऐसा ही रटते जा रहे हैं। पूरी बात क्या है वो तो बताओ। मैनेजर ने कहा, हम सब लोग जब सवेरे काम पर आए तो इन दोनों को गेट के पास बेहोश पड़े देखा, तो हम सब ने उठाकर अंदर लाया और फिर पानी के छींटे मारे, और उठते ही ये लोग चिल्लाने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें बचा लो। एक कामकर्ता ने पूरी बात बताई। ठीक है जाओ अपने काम पर लगो, मैं देखता हूँ इन दोनों को। मैनेजर ने उन दोनों को बहुत पूछने की कोशिश की तो उनमें से एक बोला, साहब अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, ये जगह भूतिया। ये सुनने के बाद मिल में काम कर रहे सभी लोग फिर उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। क्या बोल रहे हो, चढ़ा बड़ा रखी है क्या? मैनेजर बोला। अब दोनों ने मुंह खोला। साहब अगर कल रात चढ़ा रखी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। साफ साफ बताओ क्या हुआ था कल रात? मैनेजर झल्लाता हुआ पूछा। दोनों में से एक ने बोलना शुरू किया। हम दोनों कुर्सी पर बैठकर चने खा रहे थे, आधी रात भी नहीं हुई थी। ये मनोज ये हमको बोला कि हम हल्का होकर आता हूँ। ये बोलकर वो हल्का होने चला गया। हमको गेट के बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी तो हम मनोज को आवाज़ दिए। हम टॉर्च चलाकर देख रहे थे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक ये भी आ गया और हम इसको बताएं कि हमको किसी के चलने की आवाज़ आई तो हम दोनों गेट के बाहर जाकर देखने लगे। दूर दूर तक टॉर्च की रोशनी में देखा पर कोई भी दिखाई नहीं दिया तो ये मनोज हमको बोला, कौन जानवर होगा, चलो अंदर चलते हैं। और जैसे ही हम दोनों मुड़े तो हमने देखा। इतना बोलकर वो दोनों चुप हो गए। उसने घूंट निकली और फिर उसकी आंखों में डर था। वो डर वहाँ खड़ा हर व्यक्ति देख सकता था। मैनेजर ने उसे झंझोड़ कर पूछा, क्या देखा तुम दोनों ने? पर वो कुछ नहीं बोला तो मैनेजर मनोज को झंझोड़ते हुए बोला, क्या देखा बताओ तो इस पर मनोज बोला, साहब ये रमेश का बताएगा, ये तो हमसे भी ज़्यादा डरता है। जिसके बाद बहुत पूछने पर मनोज ने ही बताया, कल रात हमने देखा सिर्फ धड़, सर तो था ही नहीं उसका, पर जब आवाज़ सुनी तो पता चला कि वो धड़ किसका था। वो धड़ इस मील में सबसे पहले चौकीदारी करने वाले संतोष का था। वो हम दोनों से चिल्लाते हुए पूछा, तुम दोनों ही थे ना जिसने मेरा सिर धड़ से अलग किया था? बताओ मेरा सिर कहाँ है, बताओ मुझे। हम दोनों ही गिर पड़े। रेंगते रेंगते हम बस यही कहे जा रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें मत मारो, हमें बचा लो, हमने कुछ नहीं किया। फिर हम कब बेहोश हो गए, हमें कुछ भी याद नहीं। जिसके बाद मनोज चुप हुआ तो मील में शांति छा गई। वहाँ ये सुन सब बस एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे पर बोल कुछ नहीं पा रहे थे। मील में इतनी शांति थी कि अगर कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी भी आवाज़ आती। शांति को तोड़ते हुए एक काम करता बोला, हमें तो लगा था कि ये हादसे अब रुक गए,
पर ये तो तूफान के आने से पहले की शांति थी। ये सुनकर सभी की रूह कांप गई। मैनेजर ने भी चुप्पी तोड़ते हुए मनोज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों को वहम हुआ होगा, रात में अंधेरा होता है और तुमने। मैनेजर का हाथ अपने कंधे से झटकते हुए मनोज खड़ा हुआ और मैनेजर की बात बीच में काटते हुए बोला, कौनो वहम नहीं हुआ हमको, मानो या ना मानो, हमको वहम नहीं हुआ। वो अगर वहम होता तो हमें अकेला होता, रमेश को कैसे हुआ? वो सब सच था। वो संतोष की ही आत्मा थी। वो हमारे ही गांव का लड़का है, हम उसके साथ खेले कूदे हैं। उसकी आवाज़ नहीं समझ पाएंगे क्या? उसकी आवाज़ हम भीड़ में भी सुन लेंगे। इस घटना के बाद से धीरे धीरे मील में काम करने वाले लोगों के दिल में डर बैठ गया। धीरे धीरे काम करने वाले कम होने लगे और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब मील को बंद करना पड़ा। दादाजी कहानी सुनकर सभी बच्चों से बोले और फिर सभी बच्चों को इशारा करते हुए बोले, चलो जाओ, अब सोने का वक्त हो गया, चलो। जिसके बाद सभी बच्चे अपने अपने घर में चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।